हेलो स्टूडेंट्स। किसी भी देश में अगर करप्शन होता है या फिर टेरर फंडिंग होता है, पॉलिटिकल पावर का मिसयूज होता है या फिर गलत तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो वो देश धीरे धीरे करके खोखला होता जाता है और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे रुक जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई एनजीओ बाहर से फंड लेके इंडिया के अंदर किसी प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो इस ऐसा करने में पूरा कामयाब हो पाता है और इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनजीओ को एक बहुत बड़ा फंड किसी बाहर की कंट्री से मिला है। ऐसा ही रिसेंटली अभी $21 मिलियन वाली चीज भी आपने सुनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बोला है कि $21 मिलियन हमने इस पर्टिकुलर कंट्री को दिए। हालांकि इसका फाइनली पता नहीं चला कि किस कंट्री को फाइनली उन्होंने $21 मिलियन दिए हैं, वहां की पॉलिटिकल पावर को चेंज करने के लिए। आखिर ये सोर्सेस क्या है, कहां से ये पैसा सारा आता है, कहां को ये जाता है, टेरर फंडिंग कैसे होता है। एफसीआरए होने के बाद भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है हमारा रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू, ये यहां पे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाल ये है, सिचुएशन ये है कि इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग को रोका नहीं जा रहा है। बड़े बड़े लेवल पे करप्शन हो रहे हैं, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। आखिर इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन सभी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है एक करेंसी से, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जी हां, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल रखेगी अपने पास, और सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं, उस नेटवर्क में हर पर्सन के पास में सारी डिटेल होगी, जिसकी वजह से अगर कोई डेटा मैनिपुलेशन भी करना चाहता है तो वो उसके अंदर नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने 500 रुपए के नोट को बैन कर दिया था, तो कुछ लोगों ने उसके बाद भी अपने 500 के कई करोड़ों रुपए 500 के नोट के फॉर्म में बैंक में डिपॉजिट कराए बैक डेट से। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि बैक डेट से आप अपने पैसों को जमा कर पाए? डेफिनेटली नॉर्मल सिस्टम के अंदर में, जो आज का बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर यह पॉसिबल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप बैक डेट में जाके वहां पे डेटा को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो उन हर यूजर के डेटा को चेंज करना पड़ेगा जो भी उस नेटवर्क में है। यानी कि अगर 2 करोड़ लोग उस नेटवर्क में हैं, तो हर कंप्यूटर में जाके उस डेटा को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप डेटा चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, इन्होंने भी बोला है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिटेल स्टडी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को भी चलाने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आखिर ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में क्या रिलेशन है, किस तरीके से काम करता है ब्लॉकचेन, आखिर इस टेक्नोलॉजी को बनाया क्यों, और बनाया है तो किसने बनाया है, वो पर्सन सामने क्यों नहीं आ रहा है। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में। आइए इन चीजों को वन बाय वन करके देखते हैं कि क्यों इस तरह की टेक्नोलॉजीज को लाया गया और क्यों इससे कितना फायदा होने वाला है, और गवर्नमेंट क्यों इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इसकी स्टडीज में आर&डी क्यों की जा रही है, और काफी सारी कंट्रीज ने इसको लीगल टेंडर भी दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए चीजों को समझते हैं। So this is our topic, blockchain technology, a decentralization revolution। यानी अगर ये चीज ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए तो माना जाता है कि पूरी दुनिया भर से करप्शन खत्म हो जाएगा, टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी, एनजीओज की जो मनमानी चलती है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल पावर में जो पावर है जो पैसों से आती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो है वो बहुत इजी हो जाएंगी, पास्ट के कोई पुराने डेटा को निकालना बहुत इजी हो जाएगा, किसी के पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस करके उसकी डिटेल फाइंड करना इजी हो जाएगा। कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स की जितने भी केसेस होते हैं, जिसमें आज के टाइम पे जैसे मान लें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास 55,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। लेकिन वे केस सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं होता है। अगर हम हर सेकंड का, हर माइक्रो सेकंड का डेटा नोट करते चले जाएं तो सारे केसेस फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। इतनी पावर रखता है ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन है क्या?
तो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन सब के ऊपर रोल करता है। इसमें कोई भी रूलिंग अथॉरिटी हो सकती है, जो भी इस नेटवर्क के मेंबर है उनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि मैं इन ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से वेरीफाई करूंगा या फिर उसको प्रूफ ऑफ वर्क सेटिस्फाई करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स सिक्योरली एंड ट्रांसपेरेंटली, यानी ट्रांसपेरेंट भी है, इसी वजह से बहुत ज्यादा सिक्योर भी है, और सिक्योर इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर में एन्क्रिप्शन की यूज करना पड़ता है। यानी कि अगर आप मैं एग्जांपल दूं, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी डेवलप किया गया बिटकॉइन, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी का सिंपल मीनिंग है एनक्रिप्टेड करेंसी, एनक्रिप्टेड करेंसी। और एनक्रिप्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको जानते होंगे आप लोग। एनक्रिप्शन का मतलब होता है एक तरह का कोडिंग जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, यानी ए पर्सन ने अगर कोई डेटा बी को सेंड किया है तो सिर्फ बी उसको पढ़ सकता है, बी उसको समझ सकता है। इसके बीच में अगर कोई इस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो उस सिस्टम को रीड नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। उदाहरण के तौर पे हमारा व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ में होता है, यानी सेंडर और रिसीवर के साथ में ही वहां वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, यानी सेंडर को ही पता है कि उसने मैसेज क्या भेजा है और रिसीवर को ही पता है उसको क्या मैसेज रिसीव हुआ है। बीच में खुद व्हाट्सएप भी अगर चाहे तो उसको वो इंफॉर्मेशन, यानी अगर सिक्योरिटी का चैलेंज ना हो तो डेफिनेटली व्हाट्सएप डेफिनेटली इसको निकाल सकता है, लेकिन रियलिटी में अगर चाहे तो वो निकाल सकता है, लेकिन व्हाट्सएप को अथॉरिटी दी है हमने, इस वजह से वो डेटा निकाल सकता है। अदरवाइज अगर हम व्हाट्सएप को भी अथॉरिटी ना दें तो वो उसके अंदर में से डेटा लीक नहीं कर सकता। यानी रिसीवर और सेंडर के बीच में सिर्फ एक डेटा रहेगा और वो दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, तीसरा कोई भी पर्सन उस डेटा को नहीं समझ सकता। इसी को हम बोल रहे हैं एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड अगर करेंसी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्ट से वर्ड आया है क्रिप्टो, और करेंसी का मतलब आप जानते हैं ऐसी एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप कोई भी चीज एक्सचेंज करते हैं और जो बैलेंस है वो आपको करेंसी की फॉर्म में मिल जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब अगर ये क्रिप्टो करेंसी एनक्रिप्टेड करेंसी है तो ये इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया और इसको लाने की जरूरत क्या थी? तो इसका मेन रीजन है 2008 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिसेशन। 2008 में रिसेशन आया, लेमन ब्रदर जो वहां का एक बहुत बड़ा बैंक है, यूएसए का एक बहुत बड़ा बैंक है, ये कोलैप्स कर गया। जब 2008 में ये बैंक कोलैप्स कर गया तो इसके अंदर में कई हजार बैंक थे छोटे बड़े जो कि इसको ही रिपोर्ट करते थे और इसी की कैटेगरी के अंदर में आते थे। जब लेमन ब्रदर कोलैप्स किया तो इसके साथ कई हजार यूएसए के बैंक कोलैप्स कर गए और एक इतना बड़ा रिसेशन आया यूएसए के अंदर में 2008 में कि लोगों ने एक तरीके से एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा होने की वजह से लेमन ब्रदर को फाइनली बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करना पड़ा अपने आप को और धीरे धीरे करके उसको वाइंड अप कर दिया गया। 2008 के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में एक पर्सन सामने निकल के आया जिसको एक तरीके से मिसनोमर है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि यह पर्सन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, लेकिन जो नाम सामने निकल के आता है उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो। So who the means this person is, we don't know exactly। तो ये जो सतोशी नाकामोटो है, अब इसके ऊपर बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 4 कंपनी सैमसंग, तोशिबा, नोकिया एंड मोटोरोला, इन चारों कंपनीज ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की है, एक ग्रुप बनाया है कि हम फ्यूचर में सारी करेंसी को खत्म करवा देंगे और एक करेंसी अलग से अपनी लेकर आएंगे। डेफिनेटली इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। कुछ लोगों का मानना है कि यूनाइटेड किंगडम में कोई एक पर्सन है जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जब इसने डेवलप किया उसके बाद इसकी डेथ हो चुकी है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
अब कहानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक पर्सन का नाम सामने आता है, सतोशी नाकामोटो, जिसने पहली बार 2008 के रिसेशन के बाद डॉलर पे से अपना ट्रस्ट खो दिया। यानी उसका मानना था कि डॉलर इतनी फ्लक्चुएटिंग करेंसी है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2008 के रिसेशन में सडनली डॉलर की वैल्यू डाउन चली गई थी। तो इसने बोला कि ये जो 2008 का रिसेशन है, ये हमें बता रहा है कि डॉलर की वैल्यू कभी भी कम या ज्यादा हो सकती है, इतनी फ्लक्चुएटिंग करेंसी में हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। सो वी हैव टू डेवलप आवर ओन करेंसी। देन ही डेवलप्ड क्रिप्टो करेंसी, और जो पहली क्रिप्टो करेंसी, एनक्रिप्टेड करेंसी इसने डेवलप की, उसका नाम था बिटकॉइन। उसका नाम था बिटकॉइन। आज अगर हम बात करेंगे तो पिक्सेल नाम से, यूएसए के नाम से, यूएसएडी नाम से, जियो कॉइन नाम से, इथेरियम नाम से, इतनी बहुत सारी अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है जिसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक टाइम था जब इसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में सिर्फ 6 रुपीस के बराबर एक बिटकॉइन हुआ करता था, लेकिन आज अगर 2025 में अगर हम अभी फरवरी मार्च के टाइम में देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 80 लाख के आसपास है, यानी 80 लाख को भी क्रॉस कर गया है इसका वैल्यू। यानी जो एक बिटकॉइन कुछ साल पहले, आज से 6-7 साल पहले 6 रुपए का हुआ करता था, 6 ईयर्स के अंदर अंदर इसकी वैल्यू 80 लाख को क्रॉस कर गई है। तो जस्ट इमेजिन, कोई भी करेंसी की वैल्यू कब बढ़ती है? वो तब बढ़ती है जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़े, लेकिन आप और हम तो इसको ठीक से यूज ही नहीं कर रहे, तो रिक्वायरमेंट आखिर बढ़ा कौन रहा है? तो रिक्वायरमेंट बढ़ाना एक बहुत बड़ा तरीका है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ाना आप स्ट्रेटेजिक मूव भी मान सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइम भी चल रहा है। आपने डार्क वेब के बारे में सुना होगा। डार्क वेब वही वेब है जो हम नॉर्मली इंटरनेट पे यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे लिंक होते हैं जहां पे हमें इलीगल चीजें भी मिल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं और वहां पे अल्कोहल सर्च करते हैं, और अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में अल्कोहल बैन है, तो आप डार्क वेब को यूज करके किसी ना किसी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। सो जहां पे इलीगल क्राइम होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती है, ड्रग्स मिलते हैं, अल्कोहल मिलते हैं, वीडियोस मिलती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो सबसे हीनियस क्राइम माना जाता है, किसी भी कंट्री के अंदर भी ये क्राइम एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, वो क्राइम भी इस पर्टिकुलर इन वेबसाइट्स पे होता है। और ये नॉर्मल नेट पे ही मिलेगा आपको, लेकिन इसके अंदर में पर्टिकुलर लिंक्स आपको मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपने सर्च किया ड्रग नियर बाय मी, ड्रग नियर बाय मी, तो गूगल विल गिव यू मोर मेनी रिजल्ट्स, बट वो फार्मेसी के रिजल्ट दे देगा, यानी मेडिकेशन के, दवाइयां। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ड्रग फॉर एडिक्शन नियर बाय मी, तब गूगल बोलेगा सॉरी, नो रिजल्ट, हम आपको ये डेटा नहीं दे सकते। तो वो गूगल पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्च इंजन है जिसपे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको वो डेटा भी मिल जाएगा जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो इस तरह के यूजर्स आप इमेजिन कीजिए कितने होंगे, यानी टोटल इंटरनेट यूजर्स या फिर टोटल वेब यूजर्स में से कितने परसेंट यूजर्स डार्क वेब यूजर्स हैं? लगभग 86% आर डार्क वेब यूजर्स। जस्ट इमेजिन, यानी अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं और टॉरेंट जैसी वेबसाइट से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप भी डार्क वेब का पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो लीगल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप भी डार्क वेब का पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने ऐसी कोई बुक जो कि किसी पर्सन के नाम से है, वो लीगल है और वो बुक खरीदने पे ही आपको मिलेगी, लेकिन अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मिल रही है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉपीराइट ना देने के बाद भी, तो इसका मतलब आप डार्क वेब यूजर हैं। अगर आपने कभी भी अल्कोहल, ड्रग या इस तरह की चीजें या फिर किसी की ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है
वो अगर वीडियो सर्च किया है और अगर वो उसको देखा है तो आप भी डार्क वेब यूजर है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर किसी पर्सन ने सर्च किया है तो वो भी डार्क वेब यूजर है। इतना आप समझ गए होंगे कि डार्क वेब वेब ही है, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इलीगल एक्टिविटीज होती है। अब मान लीजिए किसी जो अल्कोहल बेचता है, उदाहरण के तौर पे दिल्ली में मान लीजिए कि 10 बजे के बाद हमारे जो स्टोर्स होते हैं जहां पे अल्कोहल मिलता है वो मिलना बंद हो जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी हमारी 10 बजे के बाद भी होनी है, डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट है। तो लोग क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या सर्च इंजन पे सर्च करेंगे कि अल्कोहल कहां मिलेगा। अब ये अल्कोहल प्रोवाइड करने वाले पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, और अगर आप कुछ पर्टिकुलर इंजन तक पहुंच जाए जहां पे डेफिनेटली आप नॉर्मल जो यूजर है वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज अवेलेबल है तो आप वहां जाके अल्कोहल भी 10 बजे के बाद भी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। तो इमेजिन कीजिए कि अल्कोहल लेने वाला अगर रुपीज में आपसे पैसे लेगा तो गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रेस कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स में 25 लाख से ऊपर की अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर वॉच रखेगा, वो देखेगा कि कहां से आ रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि जब पूरी कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर आप किसी लीगल टेंडर करेंसी के अंदर में ये डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी अपनी जो चीजें हैं प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लीगल टेंडर जो करेंसीज है, उदाहरण के तौर पे डॉलर है और हमारा ये रुपीस है, अगर इसमें डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पकड़े जाने के चांसेस है। तो इन लोगों ने उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का यूज करना स्टार्ट किया क्योंकि उसको लीगल टेंडर नहीं है तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? तो यहां से डार्क वेब से आप सोचिए कुछ साल पहले जहां पे 6 रुपए में एक बिटकॉइन आता था, अदरवाइज उसकी जो आज वैल्यू लगभग 80 लाख कैसे पहुंच गई या इससे ज्यादा वैल्यू कैसे पहुंच गई बिटकॉइन की वैल्यू। डेफिनेटली हम लोगों ने तो इसकी डिमांड बढ़ाई ही नहीं है, हम लोगों ने तो बिटकॉइन यूज किया ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ? डार्क वेब यूजर्स। डार्क वेब यूजर्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा बिटकॉइन या इस तरह की एनक्रिप्टेड करेंसी की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो आप सोचिए ये सिर्फ करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ी है, इतने लेवल पे हमारा इंटरनेट पे क्राइम बढ़ गया है। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे डार्क वेब यूजर बढ़ेंगे ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन करेंसी में डील नहीं करेंगे जिसका लीगल टेंडर गवर्नमेंट दे रही है, ये उन करेंसी में डील करेंगे जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहां पे यूजर जो है बढ़ जाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर जियो कॉइन या फिर ये सारी कॉइन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा गलत होती है, बट ये गलत हाथों में पहुंच गई है। ये एक बहुत अच्छी करेंसी है, ये एनक्रिप्टेड करेंसी है, इससे करप्शन रोकना चाहते हैं हम, बट ये गलत हाथों में पहुंचने की वजह से उस रेट से, ये जिस रेट से हमारा डार्क वेब यूजर बढ़ेंगे उसी रेट से हमारी इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के टाइम पे ये एक नेगेटिव टर्म भी आप बोल सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा इसको किसी पॉजिटिव काम के लिए डेवलप किया गया था। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो अब ये बात करते हैं कि हम ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन जो है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स बनाए जाएंगे, इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, सिक्योर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एक बार रिकॉर्ड बना दिया जाएगा और उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी आपने अगर कोई चीज पहले बना चुके हैं उसका एक रिकॉर्ड बन चुका है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिमोनेटाइजेशन का, यानी अगर किसी ने पहले ट्रांजैक्शन जो कर लिया है उसके अंदर में बैक डेट से आप पैसा उसके अंदर में नहीं डाल सकते हैं, और यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ये एक तरीके से बहुत एंश्योर्ड करेंसी के फॉर्म में सामने आ रही है। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर में हमें एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ऑल ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैव अ कॉपी ऑफ द लेजर फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी की पूरी कॉपी उनके पास होगी, पूरा का पूरा डिटेल सब पर्सन के पास होगा, इसलिए उसके अंदर में चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होगा। इस चीज को अभी ठीक से समझते हैं कि ब्लॉकचेन और ब्लॉक क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। अब क्रिप्टो करेंसी किस फॉर्मेट पे काम करती है
वही एक्चुअली में ब्लॉकचेन है। यानी क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन के बिना यूज नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक चीज उसमें से क्रिप्टो करेंसी होगा। आइए इस चीज को थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बी को कोई ट्रांसफर करता है मनी 1000 रुपीज। हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। तो ए जब बी को कोई मनी ट्रांसफर करेगा तो बीच में होगा बैंक, और बैंक इस बात की श्योरिटी देगा बी को कि ए के पास उतने पैसे हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपीज अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ए के पास उस वक्त एटलीस्ट 1000 रुपीज होने चाहिए डेफिनेटली, तभी तो वो बी को ट्रांसफर कर सकता है। अगर इसने ए ने बी को 1000 रुपीज ट्रांसफर किए हैं तो बी के अकाउंट में कितने पैसे दिखाएगा? बी के अकाउंट में 1000 रुपीज दिखाएगा। बट फिर बैंक यहां पे क्यों है? बैंक ऐसा कर क्यों रहा है? ये आपको सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि बैंक को चाहिए ट्रांजैक्शन फीस। बैंक ये बताने के लिए, बी को ये बताने के लिए और ए को ये बताने के लिए कि इसके अकाउंट में से यहां पे इतना पैसा जा रहा है, ए को बताने के लिए कि आपके पास एट प्रेजेंट कितना पैसा है, इसकी ट्रांजैक्शन फीस वो डिडक्ट करता है। लेकिन आप सोचेंगे ट्रांजैक्शन फीस तो हमसे डिडक्ट ही नहीं हुई आज तक। हम तो अगर 1000 रुपीज ट्रांसफर करते हैं किसी के अकाउंट में तो 1000 ही उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वेयर इज दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फीस? वो कटती है, ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट होती है, लेकिन साल में एक बार। इस वजह से पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन होंगे उसमें हमें पता नहीं चलता है, और लास्ट में वो कुछ 100 रुपए, कुछ 1000 रुपए हमारे अकाउंट से, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हमने जो ट्रांजैक्शन की है पूरे साल में 1-1.5 लाख की करी है तो उसके अंदर में आप देखेंगे कि कुछ 100 रुपए आपके ईयर एंड में बैंक जो है वो डिडक्ट कर लेता है एज अ ट्रांजैक्शन फीस। अगर ये ट्रांजैक्शन फीस अगर थाउजेंड्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जैसे यूजर, आपके जैसे यूजर जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज के लिए जो डेली 50-60 हजार करोड़ रुपए ट्रांजैक्शंस करती हैं, और उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन फीस में डिडक्ट हो जाता है। अब अगर 50,000 करोड़ का 2,000 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट हो गया तो डेफिनेटली बैंक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिर्फ 48,000 करोड़ का ही वो ट्रांजैक्शन कर पा रहा है। 2,000 करोड़ रुपीस बैंक एज अ ट्रांजैक्शन फीस चार्ज कर रहा है। इतना आप समझ पा रहे हैं? तो बड़े यूजर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से एक तो 2008 का रिसेशन, दूसरा डार्क वेब, तीसरा ट्रांजैक्शन फीस, इसको कम करने के लिए डेवलप किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में कोई बैंक नहीं है। बैंक इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, बट ये क्या होगा? दिस इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें कोई भी बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रांजैक्शन डेटा है, एंड नाउ वी आर कंसीडरिंग द ब्लॉकचेन। अगर हम ब्लॉकचेन को कंसीडर कर रहे हैं तो ए, मान लीजिए ए ने बी को 1000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए, बी ने सी को 50 बिटकॉइन ट्रांसफर किए, सी ने डी को 10 बिटकॉइन, ये 20 बिटकॉइन, दिस 10 बिटकॉइन। तो अब मान लीजिए कि ए जब बी को ट्रांसफर कर रहा है तो उस टाइम पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, सी टू ई, ई टू एफ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू सी, सॉरी सी टू ई, ई टू एफ, ए बी, बी सी, सी डी, सी ई, ई एफ। आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा का पूरा डेटा हर पर्सन के पास पहुंच जाएगा, और इसी को हम यहां पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। तो आप सोचिए जब ये डेटा सबके पास पहुंचेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो कोई क्या किसी के डेटा को चेंज करने की अगर कोशिश करे,
उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस डेटा को चेंज करने की कोशिश करूं C to E, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे सबके कंप्यूटर में से चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से ये ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगी और सिक्योर हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। सो दिस कंप्लीट इज नॉन एज लेजर। तो अगर इस पूरे नेटवर्क के अंदर में 20 लाख लोग हैं तो हर 20 लाख लोगों के पास, हर पर्सन के पास में वो सभी डेटा है जो सब पर्सन के पास में, इसलिए डेटा को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, जब ए बी को कोई डेटा ट्रांसफर करेगा, जब ए बी को कोई डेटा ट्रांसफर करेगा, उदाहरण के तौर पे उस टाइम पे ए विल जनरेट टू टाइप्स ऑफ कीज। फर्स्ट इज प्राइवेट की ऑफ ए एंड पब्लिक की। ये एक तरह का ओटीपी है। एंड प्राइवेट की ऑफ बी एंड पब्लिक की ऑफ बी। तो प्राइवेट की ए, प्राइवेट की बी, प्राइवेट की बी एंड पब्लिक की बी। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा इस पर्टिकुलर डेटा ट्रांजैक्शन के अंदर में, अगर ए बी को कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो उस केस में इसको यहां से जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की यहां पे देनी पड़ेगी। यानी जो रिसीवर है, जिस तरीके से आप रिसीवर का अकाउंट नंबर मांगते हैं, ऐसी उससे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि अपनी पब्लिक की को ट्रांसफर कीजिए। जो पब्लिक की यहां पे आएगी, अब ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर ए पर्सन जो 1000 रुपीज है, या यहां पे उदाहरण के तौर पे बिटकॉइंस है, इसको इन 1000 को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू द एनक्रिप्टेड फॉर्म। तो ए ने जो 1000 रुपीज है उनको एनक्रिप्ट किया रिसीवर की बी की लेके, पब्लिक की लेके। एनक्रिप्ट करने के बाद अब ये डेटा इसको ट्रांसफर कर देगा। कौन सा डेटा? एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड डेटा। यानी अब जब ये एनक्रिप्शन होगा, अब ये खुद उस डेटा को नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक लॉक आता है, एक ताला ऐसा आता है जिसकी आप जो की जो होती है उसको लॉक लगाने के लिए की जरूरत नहीं होती, लेकिन ओपन करने के लिए की जरूरत होती है। कुछ कुछ वैसा ही मान लीजिए। यानी जब बी ने इसको एक की लगाने के लिए, यहां पे की क्या है? एनक्रिप्शन। तो जब ये इसको देगा तो 1000 के ऊपर एक की लग जाएगी। की का मतलब है एक ओटीपी बन जाएगा इसका, और ये 1000 को कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरी फॉर्म में। यानी 1000 को कन्वर्ट कर देगा, मान लीजिए इस तरीके से, कोई पर्टिकुलर कोड की फॉर्म में, @ कॉमा सॉरी हाइफन और ये क्वेश्चन मार्क और 2, जस्ट एग्जाम्पल। तो 1000 अब आपको किसी को नहीं दिखाई दे रहा, अब आपको दिखाई देगा ये। अब इसको वापस से 1000 में कन्वर्ट करने के लिए जब ये इसको सेंड कर देगा तो बी जो है इस प्राइवेट की को यूज करेगा उसको ओपन करने के लिए। यानी हमें एनक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर की पब्लिक की चाहिए, और जब एनक्रिप्ट हो जाएगा आप इस डेटा को ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने के बाद बी उसको एक्सेस करने के लिए उसकी प्राइवेट की देगा, जो कि सिर्फ बी के पास रहेगी। और जिसके पास प्राइवेट की है वही जो है उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहां पे किस तरीके से सिक्योर हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर की फॉर्म में, दूसरा सिर्फ जो यूजर है, जो रिसीवर है, वो आपको पब्लिक की दे रहा है ताकि आप 1000 के ऊपर एक लॉक लगा सकें। वो जो लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की चाहिए होगी। यानी एक बार अगर लॉक लग गया तो खुद ए यानी सेंडर भी उसको अनलॉक नहीं कर सकता। ऐसे ही सेम जब ये सी को ट्रांसफर करेगा तो प्राइवेट की ऑफ सी बनेगी और पब्लिक की ऑफ सी बनेगी, और पब्लिक की सी इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये 50 के ऊपर में एनक्रिप्शन हो जाएगा इसकी पब्लिक की से। और जब बी इसको ट्रांसफर करेगा तो एनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन हो जाएगा इस प्राइवेट की को यूज करके, तभी सी के अंदर में वो पर्टिकुलर वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, तो हो गया सिक्योर। इज दैट क्लियर? तो दो तरीके हैं इसको सिक्योर करने के लिए। एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक लेजर
और इस पे कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं बैंक की तरह काम नहीं कर रहा है, वो सब इंडिविजुअली सेपरेट है। अब बात ये आती है कि अब ये कौन चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ये वैलिड की गई है, यानी ए के पास उतने पैसे थे, यहां पे तो बैंक भी नहीं है। तो अगर बैंक नहीं होता है तब क्या होता है, अब यहां पे इन्हीं पर्टिकुलर लोगों में से, इन्हीं पर्टिकुलर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ई कैन बिकम माइनर। माइनर के पास कंप्यूटिंग पावर होगी, उसके पास कंप्यूटर्स होंगे, सुपर कंप्यूटर्स होंगे, कोई भी इसमें से माइनर बन सकता है, यानी ये कोई भी इसमें से माइनर बन सकता है। जो माइनर बनेगा वो इस डेटा को, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब इसका कुछ ट्रांजैक्शन फीस जो नॉर्मल बैंक में मान लीजिए 5% होता है, जस्ट एग्जांपल, तो यहां पे 0.1% भी नहीं होगा। मिनिमल जो उसकी वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन की वो इसके अकाउंट में आ जाएगी, माइनर के अकाउंट में। सो दिस इज द माइनर। सो एनीबडी कैन बिकम द माइनर, कोई भी माइनर बन सकता है, और वो जो माइनर बनेगा वो एक तरीके से यहां पे बैंक की तरह काम कर रहा है, और यहां पे एक बैंक नहीं, इनमें से कोई भी बैंक बन सकता है वो यहां पे, यानी पूरे ट्रांजैक्शन को आपको कुछ नहीं करना है। एक ट्रांजैक्शन पूल होगा, ट्रांजैक्शन पूल का मतलब है जो भी अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शंस है, जो अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है, उसको हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और उसके अंदर में उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सबके लेजर में ऐड हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे डी ने फर्दर किसी आर को फर्दर कुछ पैसा ट्रांसफर किया है। अब ये जो डी टू आर है, ये डी टू आर ये अनकंफर्म्ड स्टेट में है, अनकंफर्म्ड स्टेट में है। तो अगर अनकंफर्म्ड स्टेट में है तो ये ई उसको कंफर्म करेगा, और जैसे ही कंफर्म होगा डी टू आर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और यहां सबके लेजर में डी टू आर ये यहां पे मेंशन होने लग जाएगा। आई थिंक इतना जो नॉलेज है इतना सफिशिएंट है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है। एक और एग्जांपल से एक फाइनल में आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, बी ने सी को प्रॉपर्टी बेचा, और एक पर्सन जो कि क्रिमिनल है वो आर ने ये प्रॉपर्टी एस को बेच दिया, और जो सी है वो यूरोप में कहीं रहने चला गया, वो वापस से यूरोप से इंडिया आया और उसने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी अभी बची है, तो इस प्रॉपर्टी को, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेचना चाहता हूं। उसने जैसे ही बेचने के लिए यहां पे एप्लीकेशन डाला, लोगों से रिक्वेस्ट किया, तो पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी अभी एस के पास है। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि सी उसका लास्ट यूजर था, सी, लेकिन किसी ने इसकी कॉपी बना ली थी, किसी ने इसके डॉक्यूमेंट को कॉपी करके बेच दिया था, यानी आर ने इसके डॉक्यूमेंट को कॉपी किया और इसको बेच दिया एस को। अब जब सी उसको रियलिटी में बेचना चाहता है तो एस सामने आएगा कि मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं, और जब एस से पूछा जाएगा कि आपने किससे खरीदा, तो वो बोलेगा आर से खरीदी है। इज दैट क्लियर? अब इस चीज को प्रूफ करने में आपके यानी 20-25 साल लग जाएंगे कि कौन इसका लास्ट यूजर था और किसने इसको लास्ट खरीदा था। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक लेजर का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो आप सोचिए, जब भी ए बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ए टू बी ये डेटा यहां पे दोनों में आएगा, और बी ने अगर सी को प्रॉपर्टी बेची तो बी टू सी लेजर यहां भी आएगा, और अब सी भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ए टू बी, बी टू सी इसको भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जज को शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगी ये चेक करने में, वो इस पर्सन का, सी का, पब्लिक और प्राइवेट की डिमांड करेगा। पब्लिक की और प्राइवेट की जैसे ही वो करेगा तो उसके अकाउंट में एंटर कर जाएगा। अकाउंट में एंटर करने के बाद ये लास्ट ट्रांजैक्शन दिखाएगा बी टू सी। अब यहां पे बोलेगा एस यू आर रॉन्ग, आर यू आर रॉन्ग, क्योंकि लेजर में लास्ट जो है वो सी ही दिखा रहा है। तो प्रॉपर्टी के केसेस कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पर्सन यानी जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जब इलेक्ट्रिसिटी बेचती है वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है, हम लोगों तक पहुंचती है, तो उसका कितना परसेंट बिल जो है हम पे करते हैं। कुछ स्टेट्स का अगर डेटा देखें तो हार्डली 20 से 30% डिस्कॉम को वापस आता है, बाकी बिजली चोरी हो जाती है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि आप कितनी बिजली यूज कर रहे हैं उसका सारा डेटा सब प्लेटफॉर्म में चला जाए, यानी कभी कभी क्या होता है, आपके पास रीडिंग लेने कोई लिए कोई पर्सन आया और आपने उसको पैसे देके रीडिंग कम लिखवा लिया, या फिर अपनी मीटर के अंदर में कोई चेंजेस करा लिए, यहां पे वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने किसी पर्सन को कुछ पैसे देने की कोशिश करी तो वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सब डिजिटल है। और जितनी आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा लेजर सारे नेटवर्क में पहुंच रहा है, यानी आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो डिस्कॉम को जो हर साल 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जैसे कि अनिल अंबानी की कंपनी है, तो डेफिनेटली इस तरह के लॉसेस खत्म हो जाएंगे। कोई अगर आपसे कोई ब्राइब डिमांड करता है कि वो सारा डिजिटल होगा, तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि जो करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है यानी फिजिकली, तो इसके अंदर में जैसे ही आपने उसको ट्रांसफर किया तो पूरे नेटवर्क में वो बात चली जाएगी कि इसने इस पर्सन को इतने पैसे ट्रांसफर करे हैं। तो उसके ऊपर अगर डिपार्टमेंट की कोई रेड होती है या फिर ऐसा कुछ पता चलता है तो एकदम लेजर देखने से पता चल जाएगा यस ये ट्रांजैक्शन हुई है। ऐसे ही टेररिस्ट के बारे में जो फंडिंग कहां से होती है उसका पता चल सकता है। जो पॉलिटिशियंस है, क्रिमिनल जो प्रॉपर्टीज और ये सब हथियार लेते हैं, फिर कहाँ पैसा ले लेते हैं, वो कहाँ से पैसा आया, उन सब का पता चल सकता है। यानी एक हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, लाखों इसमें एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इस वजह से जो हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट को बोला हुआ है। आरबीआई खुद इसकी स्टडी कर रहा है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, अगर इसकी स्टडी पूरी हो जाती है और वो सब कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट रहते हैं तो कुछ दिन बाद में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। और कुछ टाइम से हम पायलट प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर में, हर दिन की प्रोसीडिंग्स उसमें अपडेट करते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो एविडेंस है वो बाद में मुकर जाए, वो बोले कि मैंने इसको नहीं देखा था चोरी करते हुए। तो पहले अगर उसने बोला था तो वो सारा डेटा लेजर में बन रहा है, और सिर्फ एक कोर्ट में नहीं, सारी कोर्ट में उसका डेटा होगा। तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारा ब्लॉकचेन ये हेल्प करेगा हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। आइए अब इस चीज़ को ठीक से समझ लेते हैं और इसका थ्योरी वर्जन देख लेते हैं। तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैंने बताया, इम्यूटेबल है, एक डेटा को रिवर्स नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। टाइम स्पेंड है, स्टैम्प्ड है, यानी जिस टाइम पे जो एक्शन हुआ है उस टाइम पे वो रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस है, सबकी सहमति है तभी वो चीज उसमें एंटर करी है, यानी सबने लेजर को एक्सेप्ट किया होगा तभी उसके अंदर में वो एंटर किया है। नेक्स्ट है ट्रस्टेड है, सिक्योर्ड है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑटो एग्जीक्यूशन हो रहा है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, यानी आपको मैनुअली कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, और ये मैनुअली से ज्यादा सिक्योर होगा। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन इनिशिएशंस। अब ब्लॉकचेन वर्क कैसे कर रहा है, जैसे मैंने बताया, अ यूजर रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन। ये क्रिप्टो करेंसी के लिए जैसा यूजर है यानी सेंडर है, वो रिसीवर से उसकी पब्लिक की लेगा और वो जो पैसा वो ट्रांसफर कर रहा है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए अब उसको डेटा को सेंड कर देगा रिसीवर को, और रिसीवर उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की यूज करके। ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन करेगा माइनर, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म होगा, सब एक तरीके से उसको चेक कर रहे हैं। ब्लॉक क्रिएशन हो रही है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं ब्लॉक्स हमारे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लॉक एडिशन होता चला जा रहा है, जैसे जैसे आपके परमानेंट होता जा रहा है, यानी जितना जो लॉन्गेस्ट चेन गई है, जो इस नेटवर्क में सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम बोलते हैं मर्कल चेन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द नेटवर्क। अब कोई चेन लॉन्गेस्ट चेन कब बनी होगी, जब उसके सारे ट्रांजैक्शन वैलिड किए होंगे, वैलिडेट किए होंगे किसी माइनर ने, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। मर्कल ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इसको मर्कल चेन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीशन, द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली रिकॉर्डेड एंड विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन। सब लोगों को लेजर की फॉर्म में ये दिखाई देगा।
आगे देखते हैं, वही सारी चीज जो मैंने बताया, ए ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद में इसको चेंज किया गया, एनक्रिप्शन करने के बाद द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड, सब में लेजर बना, लेजर बनने के बाद में अब ये उस पर्टिकुलर में फाइनली ऐड हो गया, द ब्लॉक इज एडिड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट एंड एवरीबडी इज एक्चुअली कैपेबल टू सी ऑल दी ट्रांजेक्शंस। बट यस, आप उसके अकाउंट में जाके चेंज नहीं कर सकते, बस आपको ये पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर के पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया उसके लिए आपको प्राइवेट की चाहिए होगी। यानी अगर गवर्नमेंट को डाउट होता है तो उसकी प्राइवेट की रिक्वेस्ट करके, पब्लिक की तो इजीली मिल जाती है, उसकी प्राइवेट की एक्सेस करके उसके अकाउंट में एंटर करके पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ से पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है। आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर के अंदर में पब्लिक ब्लॉकचेन, यानी हमने ब्लॉकचेन को भी 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है, प्राइवेट है, पब्लिक है, कंसोर्टियम है, फेडरेटेड में, और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। यानी अगर सबको ओपन है, जैसे कि हमारे जो होते हैं बैंक के ट्रांजैक्शंस अगर है, अगर सबको ओपन है तो उसको हम बोल रहे हैं पब्लिक, जैसे बिटकॉइन और इथीरियम, नो सिंगल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है, उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर जस्ट इसरो मान लीजिए, इसरो अगर कोई अपना डेटा एक्सचेंज कर रही है, यानी ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं होगा, ब्लॉकचेन का सिर्फ एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी, ये कोई डेटा भी हो सकता है, आपके नोट्स भी हो सकते हैं, यानी आपने अपने नोट्स पढ़ने के बाद किसी और को दिए, उसका भी डेटा आप लिख लें कि ए ने बी को ये नोट्स दिए, बी ने सी को ये नोट्स दिए। अगर उसका आपके जो नोट्स हैं वो गायब हो जाते हैं तो आपके पास डेटा रहेगा, और ये सभी के पास डेटा रहेगा कि ये नोट्स कहां से लेकर कहां तक पहुंचे। कंसोर्टियम के अंदर में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जैसे R3 कोर्डा, ये अच्छा एग्जांपल है यहां पे। हाइब्रिड के अंदर में दोनों पब्लिक भी है और कुछ लेवल तक प्राइवेट भी है, जितना सिक्योर रखना है वो प्राइवेट और जितना ट्रांसपेरेंट रखना है उतना पब्लिक। द डेटा इज पब्लिक वाइल सेंसिटिव डेटा इज रेस्ट्रिक्टेड, जैसे कि रिपल या XPR, ये हमारे ब्लॉकचेन के टाइप्स हैं, यानी उसके एग्जाम्पल्स है जहां पे हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड वाला, प्राइवेट वाला हाइपर लेजर में, पब्लिक वाला बिटकॉइन और इथीरियम में यूज कर रहे हैं, और कंसोर्टियम वाला R3 कोर्डा में। नेक्स्ट है, डेफिनेटली इसका फायदा क्या होगा, एनहांस सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं होगी, अगर पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है तो वो उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल लोग हैं। ऐसा मान सकते हैं कि मल्टीपल बैंक है और सब बैंक सारा काम नहीं कर रहे, सिर्फ उनका काम माइनिंग का है। माइनिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने पे जो ट्रांजैक्शन फीस है, मिनिमल ट्रांजैक्शन फीस है, वो उनके पास आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी है, इम्यूटेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और एफिशिएंसी और स्पीड डेफिनेटली इसकी बहुत ही ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने 3-4 यूज आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। दूसरा है कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उसके अंदर में किया जा सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में गुड्स ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक, प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक, वो प्रोडक्ट कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, ये सारा, यानी जो मैन्युफैक्चरर से यूजर तक, कस्टमर तक, ये सारा डेटा, कितना कितना टैक्स दिया, कितना वैट गया, कितना GST गया, कितना सेस गया, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होके पूरे जो भी नेटवर्क में लोग होंगे सबके पास वो डेटा रहेगा। तो कोई वहां पे बीच में कोई भी धांधलेबाजी, कोई भी पर्टिकुलर ब्राइब, कोई पर्टिकुलर करप्शन नहीं कर सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर में इसको बहुत सारा यूज किया जा रहा है आजकल, सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। बट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी एनिमी कंट्री तो नहीं है, डेफिनेटली, अदरवाइज ये पॉसिबल है कि हम उसको इजीली ट्रैक कर सकें। हेल्थ केयर के अंदर में आप उदाहरण के तौर पे जस्ट एक ऐसा मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सीवियर कोई प्रॉब्लम है, और उसने अपने बॉडी का एक्सरे कराया और MRI कराया। उस हॉस्पिटल में उसको लगा कि ठीक से इलाज नहीं हुआ है, तो ही गो टू अनदर हॉस्पिटल। वो जब सेकेंड हॉस्पिटल में जाता है तो वो पिछले वाले एक्सरे और MRI को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं ये हमें नहीं पता। अब वो दोबारा से एक्सरे करवाएंगे, MRI करवाएंगे, मान लीजिए यहां भी इनको रिजल्ट नहीं आया, तीसरी बार
एक्सरे एमआरआई, चौथी बार एक्सरे एमआरआई, और भी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट, स्टूल रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आपको बार बार रिपीट करानी पड़ रही है। आपको किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, अगर डॉक्टर इस चीज को डायग्नोस कर ले तो आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। यानी आधा टाइम हमारे जो मेडिकेशन में इसमें बीत जाता है कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसलिए स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड ये यूज किए जाते हैं। तो पहले बहुत ही छोटी मेडिसिन से धीरे धीरे मेडिसिन के लेवल बढ़ाते रहते हैं, और हिट एंड ट्रायल में इसको देखा जाता है कि यहाँ पे डेफिनेटली डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है कि डायग्नोज उसको पहली ही बार में कर ले, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचा और इसने अभी तक लाइफ में जितने भी चीजें हुई हैं, यानी इसके साथ शुगर किस साल में कितना था, किस महीने में कितना था, कौन से दिन क्या था, इसके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या था, इसका वेट क्या था, इसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारी डेटा अगर आप हर सेकंड के बेसिस पे अगर इसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर जब भी आप उसको टेस्ट करवाते हैं आपने पूरा डेटा अगर बना लिया है, तो जब आप नेक्स्ट किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बस उस डेटा को ओपन करके दिखाना है। और डिजिटल आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग से आप कहीं भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे डिजी लॉकर, और वहां पे एक्सेस करने के बाद आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर, यानी डॉक्टर को पता चल सकता है कि आपके अंदर में रियलिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। डायग्नोसिस हमारा बहुत ज्यादा ईजी हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें तो वोटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, टेम्पर प्रूफ हो सकता है। रियल एस्टेट के अंदर में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, वो बहुत ही इजी हो सकता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में अगर देखें, जैसे कि हमारा आज के टाइम पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में उसकी जो प्रिवेसी को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि ये एक्चुअली में डेटा कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा, और डेटा लीक हुआ भी, काफ़ी सारी कंपनीज ने वो डेटा खरीदा भी, अब गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम भी लगाए जाते। बट यहां पे अगर ऐसा होगा तो डेटा अगर गवर्नमेंट ले रही है तो वो एक चेन के थ्रू ले रही है, ब्लॉक चेन के थ्रू ले रही है, उसमें से कोई भी डेटा अगर उसको लीक करने की कोशिश करेगा तो सारे कंप्यूटर में से लीक करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली फिर पता चल जाएगा कि किसने उसको लीक किया है। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स जो है ऑनरशिप के, म्यूजिक, आर्ट, ये सारी चीजों के अब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा एनएफटी जो है ये डिजिटल मीडिया पे काम करता है। और डिजिटल के अंदर में अगर हम इसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दें, तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको अपनी वैल्यू नहीं मिलती है, यानी अगर आप पेंटर हैं और आपने एक पेंटिंग बनाई है, बहुत सारा पैसा लगा के पेंटिंग बनाई है, तो वो पेंटिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको नहीं मिलती है, क्योंकि उस पेंटिंग की फोटोकॉपी होकर मार्केट में चली जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आपकी पेंटिंग है जैसे ही उसकी फोटोकॉपी हो तो फोटोकॉपी का लेजर बन जाए, उदाहरण के तौर पे एमएफ हुसैन और इस तरह के जो बड़े बड़े फोटोग्राफर जो पेंटर्स हैं, अगर इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी फोटोकॉपी होती है, अब कुछ जो 2 करोड़ की पेंटिंग है वो आपको 200 रुपए में भी मार्केट में मिल सकती है। इसी वजह से उनकी इनकम नहीं हो पाती, और इसी वजह से आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट अपने जो आर्टिस्टिक डिग्री है वो एक तरीके से या फिर बोल सकते हैं उसका आर्ट है उसको शो नहीं कर पाता है। अब उसको डर लगता है कि अगर मैंने कुछ दिखाया भी तो उसकी कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही सॉन्ग्स के साथ होता है, कोई एक सॉन्ग आया उसकी कॉपी करके दूसरा सॉन्ग बना दिया जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर इसी की जैसे ही आप कॉपी बनाए तो वो उसका एक लेजर बन जाए और उस मीडियम में जितने भी लोग हैं सबको पैसा पे करना पड़े उसकी कॉपी लेने के लिए, तो जो उसका रियल फाउंडर है, डेवलपर है, उस तक वो पैसा पहुंचेगा। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के अंदर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे, ठीक है, वेलफेयर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, और एमएसपी है, कितना किसको दिया गया, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर को कितना पैसा मिला, उनकी कितनी ईएमआई, कितने जो उनके पैसा गवर्नमेंट को मिला और गवर्नमेंट ने उनको कितना दिया, ये सारी चीज़ों का डेटा हमारे बहुत ही सिक्योर्ड वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम चैलेंज की बात करें, बहुत बड़े लेवल पे हमें ये करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा ये चाहिए होगा उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो डिवाइसेस माइनर को चाहिए उसको वैलिडेट करने के लिए दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन अगर कोल की वजह से, अगर आप थर्मल पावर प्लांट में कोल अगर यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी जब आएगा
तब ये बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर पाएंगे। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी यहां पे थोड़ा चैलेंज तो है, यानी हम अगर ये देखें कि यहां पे माइनर एक तरीके से बैंक की तरह काम कर रहा है, कोई अलग अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ वो वैलिडेट कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को। अगर किसी ने इस सिस्टम को हैक कर लिया, हालांकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको हैक करना, लेकिन अगर ये हैक होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट हो जाएगी। सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है, थोड़ा हाई कॉस्ट भी है, और लैक ऑफ अडॉप्शन। डेफिनेटली आज के टाइम पे अगर आपको कोई बोले इमीडिएटली कि आप, जैसे कि जब पेटीएम और ये सब पहली बार आए थे, पेपैल वगैरह और ये हमारे जो फोन पे, ये सारी फैसिलिटीज, लोगों ने धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया। इमीडिएटली एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी है, तो इसकी एक्सेप्टेंस अभी उतनी नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करने से थोड़ा तो कतराती ही है। आरबीआई रेगुलेटरी जो सैंडबॉक्स है, ठीक है, अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इट अलाउ ब्लॉकचेन स्टार्टअप टू इनोवेट अंडर द आरबीआई सुपरविजन के अंदर में। क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज जो हो रहे हैं आज के टाइम पे, जिसको आप करेंसी स्वैपिंग बोलते हैं, वो हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन हर जगह आप ब्लॉकचेन यूज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर में इसको लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। तो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन ये बनाया गया, एनकरेज करता है स्टेट स्पेसिफिक, यानी स्टेट्स को बोला गया कि आप इसको स्टडी कीजिए और बताइए कहां कहां पे आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। इट कवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी, स्टॉक्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकता है। इट्स एक्सक्लूड वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन को ये यहाँ पे एक तरीके से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, यानी वहां से बिटकॉइन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कोई करेंसी यहां पे ला सकती है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स अगर लिए गए, देखते हैं तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर में। इन्होंने तो तेलंगाना ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना लिए है, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी 2020 ले आया है इसको और स्टडी करने के लिए। रिकॉग्नाइज ब्लॉकचेन एज अ की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हम रूरल इंडिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करने वाले, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है हमें। तो ये जो टेक्नोलॉजी एक तरह का रेवोल्यूशन ला सकती है हमारे फील्ड में, यानी ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर में इसको यूज किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन सेंट्रलाइज्ड नहीं है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। इसके अंदर में कोई पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। एनीबडी कैन बिकम द माइनर, जो उसको वैलिडेट करेगा अपनी कंप्यूटिंग पावर से। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन ए ब्लॉकचेन कैन बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड। डेफिनेटली इसी वजह से तो हम यूज कर रहे हैं कि इसको ऑल्टर और डिलीट नहीं किया जा सकता, और ऑल्टर डिलीट करना है तो लगभग 50% से ज़्यादा यूज़र के मोबाइल फ़ोन या उनके डिवाइसेस से डिलीट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी अगर 50,000 लोग हैं तो 25,000 से ज़्यादा के अंदर में अगर आप एटलीस्ट उसको चेंज करेंगे तब थोड़ा चेंज हो सकता है, और वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन। ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहली एक ऐसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन के अंदर में यूज किया गया था। लेकिन आज आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी आपको और आप जानते भी हैं, कि इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सिर्फ बिटकॉइन अकेली एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इट वॉज द फर्स्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो B3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में अगर आप देखेंगे प्री में, तो कई बार इन्होंने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं, और अभी जो मैंने बताया एप्लीकेशन के साथ में और थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।